हाँ मेघना जी, आप सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब समय का भी अभाव है, हमें वक्ता को भी सुनना है। मेघना जी। हेलो हाँ हाँ बोलिए, अब आपकी सर, आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? जी जी जी, आ रही आ रही है सर? है। जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। जी। जी सर। आप अपनी बात रखिए जो। सर्वप्रथम तो आप सभी जी। जी सर, सर बोलूं सर? हाँ बोलिए, और कम समय में बोलिए क्योंकि हमें हेलो। अगले वक्ता को भी सुनना है। जी जी बहुत कम है। मेरा बस दो तीन ही प्रश्न है सर। जी कि हम आज जो सब बात कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा की, ऑनलाइन शिक्षा तो बात की बात है। हम सब ग्रामीण, भारत एक ग्रामीण देश है और ग्राम में अभी तो बिजली ही नहीं पहुंच रही है, तो हम ऑनलाइन शिक्षा कहाँ पर मुहैया करा पाएंगे? इसलिए सबसे पहले जरूरत है हमें नींव की वो बनाने के लिए। और एक बार अगर ये भी मान लेते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए कारगर सिद्ध हो रही है, समझ रही हूँ, लेकिन कभी आप सोचिए गांव का एक बच्चा या प्राथमिक स्कूल में शहर का ही बच्चा, हम उसको जब 1 to क्लास में आएगा तो या नर्सरी एलकेजी में बॉल से सिखाते हैं, बी फॉर बॉल या गेंद या क से कमल, वो सब हम कहाँ से मुहैया करा पाएंगे? ये सब ऑनलाइन शिक्षा के बहुत सारे दोष हैं जो मेरे ख्याल से भारत के जैसे परिवेश के लिए ऑनलाइन शिक्षा मुहैया नहीं हो सकती है। बहुत इसमें कठिनाइयां हैं। ये आपने सही कहा, ये विकल्प नहीं हो सकता और कक्षा शिक्षा का ये विकल्प नहीं हो सकता। और हमारा यही प्रश्न है, सरकार पहले गांवों को वाईफाई बनाए, उसके बाद इसका हम सपना देख पाएंगे। धन्यवाद सर। तो इसी प्रश्न के साथ में जो हमारी आदरणीय हमारी मैम है नीलम राठी मैम, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस प्रश्न के साथ में अपना अनुभव अवश्य शेयर करें, क्योंकि आप एक भारत के केंद्र में बैठी हैं, केंद्रीय सरकार में आप जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ की आप प्राध्यापिका हैं। तो वहाँ की और गांव को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, उस पर भी मैम मैं आपसे आशा करूंगा कि आप अपनी बात रखेंगे। और मैं पुनः अपने समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से मैम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपने मेरी बात का मान रखा, मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए मैं विशेष आपका आभारी हूँ। तो नीलम मैम आप अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को। राम भरोसे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस गोष्ठी में बुलाया आयोजित गोष्ठी में, और मुझे सुशील सर का जो वक्तव्य है वो सुनने को मिला। सुशील सर को मैंने जब भी सुना है ऐसे वर्चुअली सुना है, और खासकर लॉकडाउन के पीरियड में ये सुनने का मुझे अक्सर अवसर मिला है। मैं उनका फेसबुक लाइव जरूर सुनती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, और मैं अपने आप को बहुत लाभान्वित महसूस करती हूँ। जहां तक मैं अपनी बात करूं, एक तो सुशील सर के बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, और बड़ा लाभ ये भी है कि सब कुछ बोल दिया जाता है, तो आपको बोलने के लिए बहुत कम बात कहने का होता है। दूसरी बात ये है कि जो छात्र ने इसने प्रश्न उठाया कि गांव में बिजली ही नहीं पहुंच रही है, इसकी मैं भी प्रत्यक्ष गवाह हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में विश्वविद्यालय में अध्यापन करती हूँ, लेकिन मेरा गांव दिल्ली से मात्र 130 किलोमीटर दूर है, और मैं देखती हूँ कि वहां आज भी एक हफ्ता दिन में लाइट आती है और एक हफ्ता बिजली रात में आती है। ऐसी स्थिति में जबकि जो गजर्स अगर किसी के पास हैं भी, वो चार्ज ही नहीं हो सकते, तो ऑनलाइन शिक्षा की तो बहुत दूर की कौड़ी है। और जहां तक मैं बात दिल्ली विश्वविद्यालय की करूं, अभी सुशील सर ने कुछ प्रश्न उठाए थे कि वहां उत्तराखंड के कॉलेजेस में वाईफाई सिस्टम नहीं है, हालांकि घोषणा कर दी गई है या वो चालू अवस्था में नहीं है। तो मैं देखती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की भी लगभग कमोबेश यही स्थिति है। सेंट्रल विश्वविद्यालय है, देश भर की निगाहें हम पर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम बिल्डिंग के अंदर होते हैं तो हमें व्हाट्सएप कॉल यदि कोई करे या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजे तो वो भी हम नहीं देख पाते हैं, उसके लिए भी हमें कई बार बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ता है। तो जब केंद्र की ये स्थिति है तो राज्यों की क्या स्थिति होगी? हम कितने ऑनलाइन मोड में जाने के लिए
तैयार हैं, इसकी गवाही बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। अब इस विषय में मैं यही कहूंगी कि ऑनलाइन मोड जिस उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया है, अभी की तकनीकी अवस्था और संसाधनों के साथ हम इसे पूरी तरह करने में क्या आंशिक रूप से करने में ही सक्षम हो पाए हैं। जो हम कहते हैं कि ऑनलाइन मोड एक या ऑनलाइन शिक्षा एक दूरस्थ शिक्षा का विकल्प के साथ है, ये ऑफलाइन शिक्षा या क्लासरूम शिक्षण का विकल्प हो जाएगी, तो मुझे लगता है ये आज भी दूर की कौड़ी है। अब मैं अपनी बात यदि शुरू करूं तो मुझे लगता है कि शिक्षण में 3 हितधारक है, स्टेक होल्डर्स है। छात्र सबसे पहला स्टेक होल्डर है, फिर शिक्षा है और फिर संस्थान है। हमारा सबसे केंद्रीय हितधारक छात्र, जिसके लिए हमें सभी योजनाओं को बनाना है। मैं यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो लक्षित समूह है वो छात्र जहां तक हमें पहुंचना है वहां हम ये देखते हैं कि उन तक हमारी पहुंच कैसे हो, जिस पर अभी हमारे पूर्व के सभी वक्ताओं में ने लगभग बात की। लॉकडाउन में जब घर से निकलकर स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों तक हम नहीं पहुंच सकते थे, जब सामाजिक दूरी बनाते हुए ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प था, तभी हमने इसको चुना। ऑनलाइन शिक्षण को हमें 2 रूपों में देखना है। एक, कोरोना संकट काल का ऑनलाइन शिक्षण, जिसे अपनाकर हम सब शिक्षक आज ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं। दूसरा है लॉन्ग टाइम ऑनलाइन शिक्षण, जो पहले भी चला आ रहा था और कोरोना कालीन संकट समाप्त होने के बाद भी उसी गति से चलेगा। कोरोना काल में अचानक हुए लॉकडाउन के कारण शिक्षा के समक्ष संकट गहरा गया। शिक्षक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हमने आपदा को भी अवसर की तरह लिया और हमने ये देखा कि जब आपदा आती है, हम सब जानते हैं कि सब कुछ तहस नहस कर डालती है। शिक्षा प्रबंधन, वास्तव में ऑनलाइन शिक्षण आपदा प्रबंधन की तरह ही है। ये पहले से आई हुई समस्त व्यवस्था को एक बारगी में तहस नहस कर देती है। शिक्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं था कि भारत में पहले कभी ऑनलाइन शिक्षण नहीं था। पाठशाला में पहले दूरदर्शन और बाद में ज्ञान दर्शन का पूरा चैनल स्कूली शिक्षा के पाठ तैयार कर प्रसारित करता था। शिक्षा टेलीविजन के माध्यम से हो गए थे, लेकिन वे सब क्लासरूम शिक्षण या दूरस्थ शिक्षा के मात्र सहयोगी के रूप में। उनका उपयोग भी हम छात्र तक उनकी पहुंच थी वही करते। ऑनलाइन शिक्षण पहले से जो मंथर गति से चल रहा था, सरकार की अनेक घोषणाओं के बाद भी उसकी चाल ने कोई खास गति नहीं पकड़ी थी। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही कोरोना काल में लॉकडाउन में शिक्षा के समक्ष संकट उपस्थित हुआ, हम सब ने सभी संभावित विकल्पों की खोज की, जिनके भी माध्यम से हम अपने छात्रों तक पहुंच सकते थे। और हम सब शिक्षक छात्रों के लिए अपने दायित्व को समझते हुए मार्च के मध्य में इस शैक्षिक सत्र में के लिए अपने दायित्व को समझते हुए जो 19-20 जो शैक्षिक सत्र था हमारा, उसके छूटे हुए पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में दक्षित हो। हमें यहाँ ये बात बड़े गौर करने की है कि जो हमारा शैक्षिक सत्र में जो पाठ्यक्रम छूट रहा था, हमारा पूरा फोकस उसको पूर्ण करने की तरफ गया, क्योंकि शिक्षक चाहते थे कि छात्र मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव में भी ना आए। और जिन सामूहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को शिक्षक जानते भी नहीं थे, या स्काइप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जिनका उपयोग व्हाट्सएप आने से पूर्व हम अपने विदेश में बैठे रिश्तेदारों से बात करने में करते थे, उन सबको हमने न केवल ढूंढ निकाला बल्कि रातों रात आत्मसात भी किया। उनको उपयोग करना, चलाना भी सीख लिया। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज शिक्षण ऐप जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट मीट, वेबएक्स, स्काइप, गूगल क्लासरूम, गूगल डॉक्स आदि का उपयोग हम अपने छात्रों तक पहुंचने के लिए धड़ल्ले से कर रहे हैं। आज सभी शिक्षक और छात्र नया अवसर, नई पहचान के साथ डट गए हैं। संस्थानों और सरकारों ने भी इस कोरोना काल में सभी के लिए
ऑनलाइन शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। छात्र तो फिर भी नई उम्र के हैं, जल्दी सीख जाते हैं। मैंने इस समय उन बड़ी उम्र के शिक्षकों को भी देखा जो अक्सर पाठ्यक्रमों में बदलाव का भी विरोध किया करते थे। जो रिटायर होने के आसपास हैं, उन्होंने भी किसी ने अपने बच्चों और किसी ने अपने छात्रों की मदद से ऑनलाइन मोड अपनाया। इस पैंडेमिक की विभीषिका को समझते हुए हर शिक्षक ने छात्र के प्रति अपने दायित्व को समझा और हर संभव कोशिश कर अपने दायित्व का निर्वाह किया। क्योंकि लॉकडाउन अचानक हुआ था, उससे पहले होली की छुट्टियां थी और होली की छुट्टी में सभी छात्र जो बाहर शहर में रहकर भी पढ़ते थे या जो हॉस्टल्स में रहकर पढ़ते थे, वो छुट्टियां व्यतीत करने अपने घर गए हुए थे और अपने साथ पूर्व में पढ़ाए गए या बनाए गए नोट्स और पुस्तकें आदि भी नहीं ले गए थे। शिक्षकों की भी विषय संबंधी पुस्तकें कॉलेज की अलमारी या लॉकर आदि में बंद थी, लेकिन किसी भी शिक्षक ने इसे बहाना नहीं बनाया और पूरे दायित्व बोध के साथ छात्रों तक पहुंचने की कोशिश की। उनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जहां वह इन ऑनलाइन मोड के साथ पहुंच पाया। लेकिन हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती सामने आई उन छात्रों की जिनमें की इंटरनेट सुविधा छात्रों के पास नहीं थी, जहां नेटवर्क की परेशानी थी, जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या अन्य आवश्यक तकनीकी सुविधा नहीं थी। हमारे देश का एक बड़ा तबका आज भी इन सुविधाओं से वंचित है। हमारा लक्ष्य उन छात्रों तक पहुंचना था। ऑनलाइन शिक्षण में तकनीक ने अपनी प्रभावी भूमिका का निभा किया। तकनीक ही छात्र और शिक्षक की असीमित दूरी में संयोजन, संपर्क और पुल का काम किया, जिसके लिए अनिवार्य था इंटरनेट कनेक्शन, शिक्षण ऐप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, विषय वस्तु से संबंधित अन्य ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, जो कि इस समय हमारे पास उस रूप में उपलब्ध नहीं थी। इन सभी ऑनलाइन शिक्षण पद्धति ने कई संचार मोड का उपयोग किया। वास्तव में ई लर्निंग दूरस्थ शिक्षा के रूप में इस कोरोना काल में हम सब शिक्षकों ने कार्य किया। अतः महत्वपूर्ण हो गई छात्र की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति इस संदर्भ में कि वहां इंटरनेट कनेक्शन, उसकी गुणवत्ता निर्धारित हो सके। आर्थिक स्थिति 4G डाटा और ये सभी जो डिवाइसेज हैं, ये छात्रों के पास आर्थिक स्थिति के कारण उपलब्ध नहीं थे। दिल्ली जैसी राजधानी भी, जहां हमारे पास बहुत सारी जेजे कॉलोनियां हैं, जहां हमारे पास अनाथालय हैं और इस तरह के बहुत सारे वंचित वर्ग के लोग हैं, जहां से आज लगातार प्रवासी मजदूर पलायन को तैयार हैं, उन सब में भी एक बड़ा 30 से 50% के बीच एक बड़ा हमारे पास भी छात्रों का ऐसा समूह है जो इन सब से वंचित है। यही अंतर है कि हम पहले से चली आती ऑनलाइन शिक्षा में अब इस कोरोना काल में इन लोगों तक पहुंचना हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। जिनके पास ये ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, किंतु कोरोना काल ऑनलाइन शिक्षा निर्वैकल्पिक है, अनिवार्यता है। आपके पास सुविधा है या नहीं है, दूसरा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। साधन, सुविधा, संसाधन और क्षमता चाहे आपके पास ना हो, फिर भी इस कोरोना काल में हमें इन सब ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाना पड़ा। यहाँ मैं ये भी इंगित करना अत्यंत आवश्यक समझती हूँ कि शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, उन छात्रों तक भी बारंबार पहुंचने की नाकाम कोशिश की और उनसे संपर्क बनाने की जो लगातार कोशिश की, उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई। ऑनलाइन शिक्षण उन छात्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो अन्यथा अपना पाठ्यक्रम नहीं ले सकते। ऑनलाइन शिक्षण लचीला और सुविधाजनक कहा जाता है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस और जैसे कि अभी कोई भी हम संचार का जब साधन उपयोग में लाते हैं, तो सबसे बड़ी जो बाधक है वो कनेक्टिविटी और ध्वनि है। जैसे कि अभी हम जब लेक्चर में यहाँ बात कर रहे हैं, तो आज लगभग ऑनलाइन शिक्षा भी संप्रेषण एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दूरस्थ छात्र सत्रों के प्रबंधन में कठिनाई ना हो, इसके लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे वर्चुअल व्हाइट बोर्ड। इसमें भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। स्काइप के साथ इसको जोड़कर कक्षा के अनुभव को साझा कर सकते हैं और एक गणित और ग्रामर, व्याकरण के शिक्षकों और छात्रों के लिए ये व्हाइट बोर्ड पद्धति जो है वो काफी उपयोग में
आ जाती है। क्लाउड स्टोरेज है, जहां हम ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव जैसी निःशुल्क क्लाउड स्टोरेज सेवाएं किसी भी समय छात्रों के साथ अपने प्रशिक्षण संसाधनों को स्टोर करके, अपडेट करके और साझा करके उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन ये सब भी हम तभी कर सकते हैं जबकि हमारे पास एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। छात्र ड्रॉप बॉक्स पर अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए वो गूगल क्लासरूम को उपयोग कर सकते हैं, जहां वो संक्षिप्त टिप्पणी अपलोड कर सकते हैं। एक लिंक भेजकर फाइल को आपके साथ साझा कर सकते हैं। आसानी से छात्रों को वीडियो और छवियों को साझा कर सकते हैं कि चाहे वो किसी भी डिवाइस का उपयोग करे, फिर भी दूसरे डिवाइस में जा सकते हैं। यूट्यूब ड्राइव से भी वो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ एक साथ दस्तावेज शेयर कर सकते हैं। और इन सब को ऐसे ही कुछ दो एक मैं साइट की भी बात करूंगी, जैसे विजिक है, उडेमी है, या tutorvista.com है। ये भी में हम अपना ऑनलाइन पाठ्यक्रम बना सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं और इसको हम अपने छात्रों के बीच में ला सकते हैं इन डिवाइस से, इन ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स का उपयोग करके। ऑनलाइन शिक्षण में भी शिक्षक लेकिन एक बहुत बड़ी भूमिका में है। हमें सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर देना है कि शिक्षक के बिना ना ऑनलाइन शिक्षण है ना ऑफलाइन शिक्षण है। ऑनलाइन शिक्षण को भी प्रभावी बनाने के लिए, उसके संप्रेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक को अपनी कुछ पद्धतियों का उपयोग करना पड़ सकता है या पड़ता है, जिसमें हम कर सकते हैं कि वो सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो कि हमारी पुरानी पद्धति है कि जब भी टीचर क्लासरूम में शिक्षण करता है तब भी वो यही करता है, जब वो ऑनलाइन में आता है तो तब भी वो इस पद्धति को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि पहले से जो छात्र को ज्ञान आता है या जो सूचना उसको प्राप्त है, शुरुआत वहीं से करे और जो फिर उसको नहीं आता है उस तरफ ले जाए। ऐसे ही पहले सुगम से शुरू करे, फिर कठिन की ओर जाए, स्थूल से प्रारंभ करे और सूक्ष्म की ओर जाए, पूर्ण से फिर अंश की ओर। जो भी हमारे क्लासरूम टीचर के को अपनी मेथोडोलॉजी थी, जो पद्धति थी, उसी का उपयोग वो अपनी ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए भी करेगा, तो तभी वह एक सफल शिक्षक हो पाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में अवश्य ही कुछ सुधार होता है यदि हम उसमें कुछ कंप्यूटर अनुकूली परीक्षण भी साथ में ऐड करें। वैकल्पिक शिक्षा के रूप में विचारों को बढ़ावा देती है ये ऑनलाइन एजुकेशन। कुछ खुले सूचना पोर्टल हैं जिनको हम कहीं भी उपलब्ध कर सकते हैं, हमारे छात्र वहां तक पहुंच सकते हैं। वो पुस्तकों और अन्य संस्थानों, व्याख्यान, वक्ताओं के वीडियो को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उनको सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ऐसे ही जो दूरस्थ शिक्षा है वो वास्तव में इन सब पहलुओं को, इन सब पक्षों को बढ़ावा देती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये जो वीडियो है ये हम अपने ऑनलाइन, जो ऑफलाइन शिक्षा है उसमें भी छात्रों को बीच बीच में दिखा सकते हैं। ऑनलाइन जो उपलब्ध शिक्षण सामग्री है वो शिक्षकों को एक अवसर भी प्रदान करती है कि वो इन तकनीक का उपयोग करके अपने क्लासरूम शिक्षण हो या ऑनलाइन शिक्षण, उसको एक बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही मुझे लगता है कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह ऑनलाइन शिक्षण में पाठ्यक्रम के उद्देश्य, शिक्षण पद्धति, सत्रों की आवृत्ति और मूल्यांकन प्रक्रिया सहित अपने छात्रों को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करे। छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को रचनात्मक और संवादात्मक बनाए। आमने सामने की संपर्क की कमी इसमें बाधक भी है और शिक्षक तथा छात्रों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन आज इस अचानक आई ऑनलाइन शिक्षा ने छात्रों को मानसिक रूप से बीमार भी बनाया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो लगातार इस तरह की ऑनलाइन जो कक्षा अटेंड कर रहे हैं वो छात्र मानसिक रूप से कमजोर भी, आंखों पर भी इस चीज का असर है। अनिश्चितता ने उसे चिंतित भी बनाया है। जिन छात्रों तक शिक्षा पहुंच नहीं हो सकी किसी भी कारण से, वे अपनी आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। विज्ञान, भौतिकी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और अन्य प्रायोगिक विज्ञान ऑनलाइन शिक्षा में एक बड़ी चुनौती है। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार अच्छी और गुणवत्ता युक्त पुस्तकें उपलब्ध कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन सामग्री है उसमें हर सब्जेक्ट के, हर पाठ्यक्रम के हिसाब से पुस्तकें नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जैसे हम स्कूली शिक्षा में भी देखते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो इतने परिपक्व
नहीं है। इन अपरिपक्व उम्र के जो छात्र हैं उनको उपकरण थमाकर इसकी अनिवार्यता देकर क्या हम उनको एक गलत दिशा की तरफ नहीं मोड़ रहे हैं? हर समय स्कूली छात्र के भी माता पिता उनके साथ नहीं हो सकते। उनकी अनुपस्थिति में यदि वो कोई गलती से भी उनसे कोई पोर्न साइट खुल जाए तो उनके भटकने की चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, ये भी एक बड़ी समस्या हमारे सामने मुझे नजर आती है। हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि डॉक्टर, पुलिस आदि जो कोरोना योद्धा हैं, जो हर समय अपनी ड्यूटी पर घर से बाहर हैं, उनके छोटे बच्चों को ऑनलाइन उपकरणों से पढ़ाना और आत्मसात कराना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन शिक्षण के भविष्य के रूप में हम कोरोना संकट समाप्त होने के युग की बात कर रहे हैं। ये जब भी कभी होगा, 1 साल, 2 साल, 6 महीने या जो भी टाइम है, आज हम सब ने ऑनलाइन शिक्षण पर जो परिश्रम किया वह समाप्त हो जाएगा या किसी काम आएगा के रूप में भी हम देख सकते हैं। भविष्य की संभावना के रूप में मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो स्वयं पोर्टल शुरू किया है, अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन बाद में करना चाहेगा तो उसके लिए वो एक बड़ा विकल्प होगा। अभी तो मैं देखती हूँ, अभी 2-4 दिन पहले मैंने स्वयं पोर्टल का ऐसे ही जायजा लिया, तो बहुत अच्छे इवन पत्रकारिता के, क्योंकि मैं उसी को देख रही थी, उसके भी कुछ मात्र उसमें जो एडमिशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, किसी में 11 बच्चों का है, किसी में 10 बच्चों का है, तो उनकी इतनी कम संख्या है और उस पर इतना अधिक जो है 1000 शिक्षक लगे हुए हैं। ये एक बड़ी मतलब चुनौती है या एक बड़ा आश्चर्य है हमारे सामने कि उसकी तरफ छात्रों का रुझान आज भी नहीं है। तो हो सकता है कि जब हम अब ऑनलाइन शिक्षण इस कोरोना काल में जो सीख रहे हैं, उसके बाद उस तरह के स्वयं की तरफ कुछ छात्रों की जो है वो अधिक जाएं, क्योंकि ये 14 वर्ष के बाद इस तरह की फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देना भारत सरकार ने तय किया है और उसके जो आधारभूत सिद्धांत है उसमें उनकी पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, ये समस्त उद्देश्य उसके सामने है। एक डिजिटल क्रांति से अछूते ज्ञान और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वहां भारत सरकार प्रयत्नरत है, लेकिन छात्र पहुंच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण वास्तव में अभी हमारे छात्रों की उस तरह की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करता। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि भारत सरकार ने एक साथ 2 डिग्री को प्राप्त करना भी अब स्वीकार कर लिया है, जिसमें एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। लेकिन हम जब वास्तविकता में जानते हैं, हम समझते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारे छात्र वास्तव में एक साथ दो डिग्री कोर्स करने में सक्षम हैं? क्या उनके ज्ञान का स्तर वही बना रहेगा जो कि होना चाहिए? तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े भ्रम की तरफ हम इस तरह की योजनाओं के या इस तरह की नीतियों के साथ जा रहे हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गए वीडियो व्याख्यान, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और इन सब की तरफ भी अभी हमारे छात्रों का रुझान उस तरफ से नहीं गया था। तो हम ये देखते हैं कि ये जो अध्ययन है, ये वीडियो, मल्टीमीडिया, ये जो भी हम सब तैयार करते हैं, चाहे वो स्वयं के माध्यम से या अब जो हम ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कर रहे हैं, तो वास्तव में ये छात्रों के लिए कितना उपयोगी है। उपयोगी हो सकता है, जैसे कि सुशील सर ने कहा कि, लेकिन वो उपयोगी इसीलिए नहीं है कि हमने उसको अपने अनुकूल नहीं बनाया। लेकिन अभी मैंने कुछ इस तरह के सीईसी के वीडियो देखे जो वास्तव में हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, लेकिन वो पाठ्यक्रम की पूरी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण नहीं करते हैं। तो जब हम अपनी क्लास के लिए कुछ नोट्स तैयार करें, कुछ ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार करें, तो मुझे लगता है कि हम अपने विषय के गहन ज्ञान, हमारे पाठ्यक्रम की संरचना, उसके शिक्षक के सिखाने का उत्साह, संसाधनों की क्षमता, अपना शिक्षक का संचार कौशल, इन सबको हम ध्यान में रखें, साथ में ध्यान में रखें कि छात्रों की आवश्यकता क्या है, उसका लचीलापन कैसे बना रहे और छात्रों को प्रोत्साहित करने की क्षमता जो हमारे एक शिक्षक में है, जो हम आमने सामने की शिक्षा में ही उसको दे सकते हैं, उसको भी हम किस तरह से ऑनलाइन शिक्षण में समाहित करें, ये भी हमें देखना होगा। और हमें देखना होगा कि कितने भी ऑनलाइन उपकरण आ जाएं, लेकिन ऑनलाइन कारकों के लिए ऑनलाइन शिक्षक आवश्यक होगा। शिक्षक अपनी प्रतिभा और कौशल से पाठ्यक्रम को और अधिक रोचक बना सकता है,
जैसे मैं स्वयं हिंदी की हूँ तो मैं हिंदी के ही कुछ उदाहरण इसमें देना चाहूंगी कि हम दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा इस तरह से अपने लेक्चर में समाहित कर सकते हैं कहानी से। जैसे हमें उनको रूबरू कराना है तो इस प्रेमचंद की कहानियां जो दूरदर्शन के चैनल पर भी धारावाहिकों के रूप में प्रसारित हुई, हम छात्रों को बता सकते हैं। कुछ हम ऐसे, जैसे गुलजार ने गोदान पर एक वृत्त बनाया, ईदगाह और कफन जैसी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनी, तो उनको हम खुद अपने आप अपने पास रखें और हम वो छात्रों को दिखाएं। इस तरह से धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अजकर, इन पर साहित्य अकादमी ने भी वृत्त चित्र तैयार किए हैं। वो हम खुद अपने आप ले सकते हैं और वो हम अपने, जब हम इनका जीवन परिचय दें तो हम अपने आप वो छात्रों को उनको दिखाएं। इसी तरह से फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल है, चंद्रकांता संतति है, मृगनयनी, चित्रलेखा, ऐसे अनेक धारावाहिक जो पहले भी दूरदर्शन पर या दिखाए जाते रहे, उनके डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। वो भी हम शिक्षक लेकर छात्रों को दिखा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनको छात्र स्वयं देख लें, जो जहां तक उनकी पहुंच ना भी हो तो हम उनको दिखा सकते हैं। कमोबेश यही स्थिति नाट्य शिक्षण की है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे ऐसी कहानियां और नाटक, ये जैसे चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, असगर वजात का जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्माई नहीं, नरेंद्र मोहन का कहत कबीर, सुनू भाई साधो, और अभी जो लेटेस्ट में बहुत अधिक प्रचलित है, राजेश कुमार का अम्बेडकर और गांधी, और स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल। इन सबको दिखाते हुए हम नाटक के मंचन की बात कर सकते हैं। और अंधा युग की यदि हम रेडियो डॉक्यूमेंट्री छात्रों को सुनाएं और अंधा युग के नाट्य मंचन को भी साथ में दिखाएं, तो हम ध्वनि नाटक और दृश्य नाटक के अंतर को, उस मंच को भी छात्रों के साथ साझा कर सकते हैं। कहानी और उपन्यासों पर कुछ फिल्म बनी है, उनकी क्लिपिंग्स दिखा सकते हैं। जैसे अभी अभी एक नई फिल्म आई है, इसको हम कहेंगे कि अमृता प्रीतम की गांजे की कली। तो स्त्री विमर्श की यदि हम बात करें, छात्रों को हम स्त्री विमर्श समझाएं, तो हम गांजे की कली फिल्म की क्लिपिंग्स दिखाएं, उसकी बात करें, तो मुझे लगता है कि छात्र और अधिक रोचक होकर और बहुत अधिक मन लगाकर उसको सुनेंगे, देखेंगे और उस पर बात करते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन शिक्षण की संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन जब तक हम उनको वो संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते, जैसे कि मेरे भी गांव में जो मेरा नेटिव प्लेस है, या जो छात्रा ने अभी बात की कि जिनमें बिजली की सुविधाएं ही नहीं है, तो उनसे हम ये उम्मीद करना कि उनको हम स्मार्टफोन उनके हाथ में आ जाए, या सरकार जो स्मार्टफोन उनको गिफ्ट कर दे, तो मुझे लगता है स्मार्टफोन यदि सरकार उनको गिफ्ट कर देगी तो उसकी भी लगभग वही परिणति होगी जो कुछ दिनों पूर्व हमारे विश्वविद्यालय ने छात्रों को लैपटॉप गिफ्ट किए थे। और हर साल के बाद में छात्र को जब जाते थे तो वो कॉलेज में सबमिट करने होते थे, तभी उनको एनओसी मिलती थी। लेकिन क्या हुआ कि वो इस रूप में नहीं छोड़ते थे कि अगले साल आने वाला छात्र उसको उसी रूप में उपयोग कर पाए। तो इस तरह की जो फ्री शिफ्ट की हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अधिक उपयोगी होती है। वो मिनिमम चार्ज पे आए, उसकी उपलब्धता हो, वो खुद उसको ले सकें, तभी वो उसके महत्व को समझेंगे। और जहां तक ऑफलाइन शिक्षा है, जहां तक क्लासरूम शिक्षण की बात है, या जो हमारी परंपरागत शिक्षा है, उसका कोई विकल्प नहीं है, ये मैं पूरे शिद्दत से मानती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम क्लास में जाते हैं, एक शिक्षक क्लास में जाता है और छात्र को देखता है कि वो कुछ परेशानी में है, तो सीधे शिक्षक की नजर उसी पर जाती है। वो क्लास के बाद उसको बाहर बात करता है, उसकी परेशानी पूछता है, उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से उसको आत्मबल प्रदान करता है। और उसके बाद अनेक परेशानियां ऐसी आई हैं कि जो छात्रों से उससे वो बाहर निकल गए हैं। अभी कुछ 1 या 2 साल पुरानी बात है, मेरी एक कोलीग है, उसके साथ उसने देखा कि क्लास में एक लड़की परेशान है, उसने उससे को बुलाया, बाहर बात की, तो 1-2 बार 3-4 बार बात करने के बाद लड़की खुली और पता चला कि वो आत्महत्या करने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे जो उसने काउंसलिंग की, वो उससे उभरी और बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम के साथ सामने आई। तो ये जो स्थिति है, ये ऑनलाइन शिक्षण से कभी भी पूरी नहीं होगी। हाँ, जो जिन छात्रों के पास
क्लासरूम शिक्षण करने की कोई स्थिति नहीं है, जो केवल दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही उनके पास एकमात्र विकल्प है, उनके लिए ये ऑनलाइन शिक्षण भविष्य में भी कामयाब होगा। और हम जो इन उपकरणों को सीखेंगे, उससे हम अपने क्लासरूम शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना पाएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। और यही मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये तो आपने खैर सही कहा कि भाई कि जिन गांव में बिजली तक भी नहीं है, वहां पर ये ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था पहुंचाना एक इतना सरल कार्य नहीं है। और जैसे अभी आपने अपने विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया कि हम लैपटॉप बच्चों को देते थे, लेकिन ये भी एक विकल्प फेल हुआ है। और क्योंकि ये फेल बड़े स्तर से भी हुआ है, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास बच्चों को जो है इस टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए लैपटॉप दे दिए, लेकिन उसका परिणाम हम सबको पता है क्या हुआ। तो अब एक प्रश्न मैम आपके लिए आया है, और ये प्रश्न जो है प्रासंगिक भी है। और ये प्रश्न किया है इनका नाम है नेहा कुमारी जी। तो नेहा कुमारी जी आपसे ये पूछना चाहती हैं कि परंपरागत शिक्षण में चरित्र निर्माण, सह अस्तित्व, सामूहिकता एवं वैचारिकता, सहिष्णुता, सहयोग जैसी भावना का विकास विद्यार्थियों के भीतर होता है, लेकिन क्या ये ऑनलाइन शिक्षण में संभव है? तो ये आपसे नेहा कुमारी जी ने पूछा है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हैं। जी, मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में अंतिम जी चरण में इसका उल्लेख किया। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी कोलीग के साथ इस तरह की घटना घटी कि उसका एक ऐसी छात्रा से संपर्क हुआ। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि कई बार कई बच्चों के पास वो परेशान है, या कई बच्चे जो हमेशा शांत रहने वाले हैं, और हम देखते हैं कि वो अचानक से बहुत अधिक बोलने लगते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ चेंज आया बच्चे के जीवन में। या हम देखते हैं कि अचानक से खूब हंसता खेलता हुआ बच्चा अचानक चुप रहने लगा है। तो हम उसको बुलाते हैं, उससे बात करते हैं। अपनी छात्राओं के बीच में भी सखी सहेलियों में वो लोग बातें करते हैं। तो जो एक समाज, एक उसका जो सह अस्तित्व की भावना, जो छात्रों के आपस में मिलजुल कर बैठने में, अध्ययन करने में, खाने पीने में, कैंटीन में ही सही, वो जो भी अपनी दिनचर्या करते हैं, जिसमें वो बातचीत करते हैं, जो सह अस्तित्व की भावना उसमें उत्पन्न होती है, वो ऑनलाइन शिक्षण में कभी संभव नहीं है। ऑनलाइन शिक्षण में इसी तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि फेसबुक पे बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वो हमारे उस तरह के दोस्त नहीं होते हैं। तो इसी तरह से ये सह अस्तित्व की भावना है, या आत्मबल है, या जो हमारा सामूहिक समाज के बीच में रहकर जो संघर्ष करके हम निखरते हैं, ये सब क्लासरूम शिक्षण से ही संभव है। ऑनलाइन शिक्षण में ये संभव नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारा जो अब आकर्षण के जो केंद्र हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय आज के इस कार्यक्रम के, डॉक्टर विनय जी। विनय सर हैं आप? विनय सर? मैं हूं। हाँ जी 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 जी। तो मैं बगैर किसी औपचारिकता के और भूमिका के सर को आमंत्रण करता हूं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम की किस अपने नजरिए से वो कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि मॉरिशस के और यहाँ के परिवेश में काफी कुछ बदलाव है। सर से मेरी बात हुई भी थी इस विषय में, लेकिन वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफी वक्ताओं को उन्होंने सुना, प्रश्न भी सुनाए हैं। और ये बड़ी एक अच्छी बात मुझे सर की लगी कि निरंतर सर चैट बॉक्स में लोगों के जिज्ञासाओं को भी शांत करने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत महत्वपूर्ण पहलू लगा सर का। सर मैं इसके लिए आभारी हूँ। तो आप सर अपना व्याख्यान, तो मैं क्या कहूँ, इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता आपने करी, आपकी देख रेख में ये कार्यक्रम हो रहा है, आपके आशीर्वचन स्वरूप ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आप सर इसकी समीक्षा भी करेंगे, और कोई त्रुटि अगर छोटे भाई से हो रही होगी तो उसके लिए आप सुझाव भी देंगे। विनय सर। नमस्कार सभी लोगों को। आवाज पहुंच रही है ठीक ठाक? हाँ सर, आवाज आ रही है। क्योंकि मैं काफी दूर हूँ, हिंद महासागर से बोल रहा हूँ, मॉरिशस से बोल रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, और विशेषकर आपके कॉलेज के प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव जी, आप